हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस के बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 5। यानी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम के बारे में। बहुत प्यारा, बहुत चुम्बेश्वरी चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि नेहरू जी की डेथ हो गई है, उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई की टसल के बारे में पढ़ेंगे, 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि इंडिया की हालत क्या थी इस टाइम पीरियड में और कांग्रेस को किस तरीके से झटका लगने वाला है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें देखने वाले हम लोग। आप सबका स्वागत करता हूँ मैं CUT अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों लेकर आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट CUT से रिलेटेड वीडियोस, CUT के हर सब्जेक्ट के वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे अपडेट्स, और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेस करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें। तो ये क्या बता रहा है हम लोगों को, चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। Nehru's death in 1964 generated a lot of speculation about the question of succession. अब देखो हुआ क्या है, मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई। और जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई तो सब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आने लग गया कि भाई इंडिया में क्या डेमोक्रेसी अब रहेगी, है ना। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऐसा देखा जा रहा था एज अ बैकबोन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। समझ में आ रहा है नहीं। और इनकी हो गई डेथ मई 1964, है ना। एवरीवन हु हैज़ बर्थ हैज़ डेथ, तो इनकी भी डेथ हो जाएगी। ठीक है, जब इनकी डेथ हो जाएगी तो पॉलिटिकल सक्सेशन, अब इनके बाद कौन, है ना। क्वेश्चन ये उठा था कि भैया नेहरू नहीं है तो अब कौन, है ना। अब वो कौन बंदा आएगा जो कि नेहरू की जगह लेगा। ठीक है, तो हुआ क्या था, हमारे पास एक लीडर थे जिनका नाम था गुलज़ारी लाल नंदा। गुलज़ारी लाल नंदा को कुछ दिनों के लिए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। और फिर जवाहरलाल नेहरू की जगह एक बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा कुछ दिनों के लिए, गुलज़ारी लाल नंदा। ही विल नॉट बिकम द प्राइम मिनिस्टर, ही विल बिकम द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी अपन खाली छोड़ नहीं सकते, तो इनको एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। और फिर बाद में जवाहरलाल नेहरू के बाद एक बंदे को हम लोग प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री को जब हम लोग प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तब लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका कोई अपोज नहीं करेगा, है ना। बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुशील, है ना, और क्या संस्कारी, है ना, बहुत प्यारे आदमी। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू के बाद हम लोग लाल बहादुर शास्त्री को चूज़ करेंगे, मतलब कांग्रेस चूज़ करेगी लाल बहादुर शास्त्री को, और लाल बहादुर शास्त्री बनेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। तो लाल बहादुर शास्त्री का टाइम पीरियड अगर हम लोग देखें तो 1964 से लेकर 1966 2 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे हमारे। जवाहरलाल नेहरू जो है ये 1946 से लेकर 1964 तक हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना। 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, तब से लेकर 1964 तक प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आ जाएंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल सक्सेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हु विल बिकम नेहरू सक्सेसर, नेहरू जी का सक्सेसर बनेंगे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। द 1960s वर लेबल्ड एज द डेंजरस डिकेड। अब 1960 का जो दशक है पूरा के पूरा 1960s, इसको अपन डेंजरस डिकेड कहते हैं। क्वेश्चन है कि सर डेंजरस डिकेड कहाँ क्यों जाता है इसको, तो इसको डेंजरस डिकेड इस वजह से कहा जाता है क्योंकि 1962 देखते हैं तो 1962 में क्या हुआ है, इंडो चाइना वॉर हुआ है, इंडो चाइना वॉर। ठीक है, अगर हम लोग बात करें किसकी, 1965 की, तो इंडो पाक वॉर हो जाएगा, इंडो पाक वॉर हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइम पीरियड में क्या हो जाएगा, इसी टाइम पीरियड में मॉनसून फेलियर हो जाएगा। सर मॉनसून फेलियर मतलब बारिश नहीं होगी, और इंडिया का पूरा एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करता है, मॉनसून पर, हाँ कि ना। तो मॉनसून फेलियर होने की वजह से क्रॉप्स फेल हो जाएंगे, क्रॉप्स फेल होने की वजह से क्या हो जाएगा, फूड शॉर्टेज हो जाएगी, है ना, या स्कार्सिटी ऑफ फूड हो जाएगी, स्कार्सिटी ऑफ फूड, खाने की कमी हो जाएगी। और स्कार्सिटी ऑफ फूड होने का मतलब क्या है, स्कार्सिटी ऑफ फूड होने का मतलब है कि फेमाइन आ जाएगा। फेमाइन का मतलब खाने की कमी पड़ना। अब क्योंकि खाना कम है कि ना, तो इस वजह से क्या होता है, फूड प्राइसेस या हर चीज़ के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो लोगों के पास जितनी सेविंग्स थी, लोग वो अपनी सेविंग्स भी गंवा बैठेंगे, लोगों के पास पैसा नहीं है ना। इसी टाइम पीरियड में हम लोगों को कुछ कम्युनल वायलेंस, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में कम्युनल वायलेंस भी देखने को हम लोगों को मिलता है।
तो हम लोग क्या देखने को मिल रहा है, हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इस टाइम पीरियड में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है और इंडिया की इकोनॉमी जो है वो गिर रही है। सर इकोनॉमी क्यों गिर रही है इंडिया की? इंडिया की इकोनॉमी इस वजह से गिर रही है क्योंकि वॉर में तो पैसा लगता है, चीज़ें महंगी हो रही है, खाने की कमी है, तो हम लोगों को खाना बाहर से मंगवाना पड़ेगा। हम लोगों ने खाना मंगवाया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सबसे कम स्तर के जो खाने थे वो हम लोग दिए, है ना। हम लोगों ने राइस और वीट मंगाया था वहाँ से, तो वो राइस वो वीट जो ये लोग पिग्स को देते थे वो हम लोगों को सेंड करते हैं और महंगे दाम में, ठीक है। तो इंडिया की इकोनॉमी गिर जाती है और इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि 3 5 ईयर प्लान के बाद अपन 5 ईयर प्लान रोक देते हैं, आगे ना। तो डेंजरस डिकेड चल रहा है इंडिया में, इंडिया की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं चल रही है। द 1960s वर लेबल्ड एज द डेंजरस डिकेड ड्यू टू मेनी चैलेंजेस एंड अनसॉल्व प्रॉब्लम्स। आफ्टर द डेथ ऑफ नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री वॉज यूनैनिमसली चोजन एज द लीडर, है ना। किसी ने अपोज नहीं किया इनको, सारे लोग इकट्ठा बोल रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बना दो। इसके पीछे एक और रीज़न है कि जब लास्ट ईयर्स थे जवाहरलाल नेहरू के 1963 1964, तो जवाहरलाल नेहरू बीमार ही रहते थे, तो जवाहरलाल नेहरू का सारा काम लाल बहादुर शास्त्री करते थे और इसी वजह से लाल बहादुर शास्त्री को सारे लोग इकट्ठा मिलकर चूज करते कि इनको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। तो आफ्टर द डेथ ऑफ नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री वॉज यूनैनिमसली चोजन एज द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी एंड बिकेम इंडियाज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो इंडिया के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे? लाल बहादुर शास्त्री बनेंगे, ठीक है। हम लोग आगे आते हैं। During Shastri's tenure from 1964 to 1966, the country faced two major challenges: serious food crisis and a war with Pakistan in 1965. ठीक है। तो शास्त्री जी के टाइम पीरियड में क्या हुआ? शास्त्री जी के टाइम पीरियड में दो बड़ी बड़ी क्राइसिस आ गई। एक क्या है? पाकिस्तान के साथ वॉर, और दूसरा मॉनसून फेलियर, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज हो गया। और इसी वजह से लाल बहादुर शास्त्री ही वो व्यक्ति है जिन्होंने एक सेंटेंस या एक स्लोगन दिया था, एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, ठीक है। तो जय जवान जय किसान का नारा क्यों दे रहे? क्योंकि हमारे जवान जो थे वो बॉर्डर्स पे लड़ रहे थे और हमारे किसान जो है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए खेतों में लड़ रहे थे। तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री's फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान सिंबलाइज द कंट्रीज रिजॉल्व टू फेस बोथ दिस चैलेंजेस। तो इन दोनों चैलेंजेस को फेस करने की शक्ति देने के लिए ये नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान का। 1965 में दिया था ये नारा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। आफ्टर द सडन डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री 1966, तो 1965 का वॉर होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया पाकिस्तान के बीच का वॉर यूनाइटेड नेशंस रोक देता है और यूएसएसआर इंडिया और पाकिस्तान दोनों को बुलाता है ताशकंद। कहाँ पर बुलाता है? ताशकंद में बुलाता है। अब ताशकंद में क्या होता है? ताशकंद में इंडिया की तरफ से, वॉर के बाद की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, 1966 की। 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ। 9 जनवरी 1966 ताशकंद, जो कि उस टाइम पीरियड में यूएसएसआर का पार्ट था, ताशकंद आज उज्बेकिस्तान का कैपिटल है, ठीक है। तो ताशकंद में इंडिया और पाकिस्तान को बुलाया जाता है, क्या करने के लिए? ट्रीटी साइन करने के लिए। इंडिया की तरफ से तो लाल बहादुर शास्त्री जाते हैं और पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान, ठीक है। और ये ट्रीटी कौन करवा रहा है? ये यूएसएसआर ट्रीटी करवा रहा है, क्योंकि ताशकंद में ट्रीटी हो रही है, इसलिए अपन इसको ताशकंद ट्रीटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कोई पूछे ताशकंद ट्रीटी कब हुई है, तो 9 जन 1966, या सिर्फ ईयर याद रख लेना 1966, ठीक है सर। तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में ये ट्रीटी हो रही है और अगले ही दिन, ट्रीटी के अगले ही दिन, लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में ही, उज्बेकिस्तान में ही डेथ हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? अब क्वेश्चन ये है कि भैया चलो पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे तो शास्त्री तो थे इंडिया को संभालने के लिए, अब शास्त्री भी नहीं है, अब किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए? तो हमारे पास दो जने थे, हमारे पास दो जने थे। एक थी इंदिरा गांधी और एक थे मोरारजी देसाई। सर किसको बनाया जाए प्राइम मिनिस्टर इन दोनों में से? ठीक है, दो हमारे पास बड़े बड़े नेता है, ठीक है। इंदिरा गांधी, शी वॉज द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड में शी वॉज अ यंग वुमेन लीडर, है ना, लास्ट में इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में। इंदिरा गांधी की और बात करें तो 1958 में कांग्रेस की प्रेसिडेंट रह चुकी है, कांग्रेस की प्रेसिडेंट, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री के कैबिनेट में
कैबिनेट में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी रह चुकी है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी रह चुकी है। ठीक है, ये इनका पोर्टफोलियो है। मोरारजी देसाई के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो मोरारजी देसाई जो है ये रहने वाले हैं बॉम्बे के। ठीक है, और बॉम्बे का भी डिवीजन नहीं हुआ है, तो बॉम्बे के रहने वाले, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक साथ है। ठीक है, मोरारजी देसाई की बात करें तो मोस्ट सीनियर कांग्रेस लीडर है, इनसे ज़्यादा सीनियर कोई नहीं है। ठीक है, मोरारजी देसाई की अगर बात करें तो फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम फाइटर है। और अगर मोरारजी देसाई की बात करें अच्छे से, तो मोरारजी देसाई जो है 2 टाइम्स चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे भी रह चुके हैं। समझ में आया कि नहीं? सर किसका बनता है प्राइम मिनिस्टर बनना? दोनों ठीक है, लेकिन बनता मोरारजी देसाई का है कि मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बन जाए। ठीक है, लेकिन हमारे पास कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स हैं, कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स हैं, और ये जो सीनियर लीडर्स हैं इनको हम लोग कहेंगे सिंडिकेट। क्या कहेंगे? सिंडिकेट। सर कौन कौन है इसमें, करते हैं इसके बारे में बात। ठीक है, ये कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स है, ये मोरारजी देसाई से ज़्यादा सीनियर नहीं है, मोरारजी देसाई से कम सीनियर है, लेकिन ये सीनियर लीडर्स है और किंग मेकर्स है ये लोग। हाँ कि ना, ये लोग चूज़ करते हैं किसको प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसको नहीं बनना। इन सिंडिकेट्स के या कांग्रेस के जो बूढ़े नेता हैं, इन लोगों को लगा कि यार अगर मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बन गया तो हमें इसकी सुननी पड़ेगी, और अगर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई तो ये हमारी सुनेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये जो सिंडिकेट था, इनका लीडर ऑफ द सिंडिकेट वाज के कामाराज। के कामाराज, ही वाज द लीडर ऑफ सिंडिकेट्स। ठीक है, बहुत सारे लीडर्स थे, एस के पाटिल थे फ्रॉम महाराष्ट्र, है ना, और निजलिंगप्पा थे फ्रॉम मैसूर। ठीक है, और आंध्र प्रदेश से हमारे पास थे एस निजलिंगप्पा। ठीक है, अलग अलग लीडर्स थे, लेकिन इनके लीडर जो है के कामाराज है। तो हमारे पास 2 कैंडिडेट्स हैं, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी, इन दोनों में से चूज़ करना था। तो कांग्रेस के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बुलाया गया और बोला गया कि अपन ना एक इलेक्शंस करवाते हैं कांग्रेस के अंदर ही, और ये इलेक्शंस कहलाएंगे सीक्रेट बैलेट के इलेक्शंस। क्या कहलाएंगे? सीक्रेट बैलेट इलेक्शंस। इन सीक्रेट बैलेट के इलेक्शंस में मोरारजी देसाई को लग रहा था कि मैं जीतूंगा ये इलेक्शंस। इलेक्शन किसके बीच में हो रहे हैं? इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में। ठीक है, वोट कौन देगा? सिर्फ कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट देंगे। इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में ये जो इलेक्शंस हुए, इसको अपन बोलेंगे सीक्रेट बैलेट के इलेक्शंस। लग ऐसा रहा था कि मोरारजी देसाई जीतेंगे, लेकिन सिंडिकेट ने पूरा सपोर्ट दिखाया इंदिरा गांधी के फेवर में। समझ में आया? ठीक है, और इंदिरा गांधी 2/3 से भी ज़्यादा वोटों से जीत गई, और मोरारजी देसाई को 1/3 से भी कम वोट पड़े। ठीक है, सिंडिकेट चाहते थे कि इंदिरा गांधी को हम लोग गूंगी गुड़िया बना के रखेंगे। सर गूंगी गुड़िया मतलब? गूंगी गुड़िया का मतलब क्या? इसको अपने इशारों पे नचाएंगे, इसको जैसे नाचने के लिए बोलेंगे वैसे ही नाचेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? इसकी कमान कहाँ पर होगी? हमारे हाथों में रहेगी, क्योंकि एक इनएक्सपीरियंस्ड है। हाँ ना, मोरारजी देसाई तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन इंदिरा गांधी इज़ एन इनएक्सपीरियंस्ड लीडर। ठीक है, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना मोरारजी देसाई को है, तो इसको हमेशा हमारी गाइडेंस चाहिए होगी, और ये हमारे गाइडेंस में ही चलेगी। क्लियर? चलिए देखिए आगे क्या बता रहा है। After sudden death of Lal Bahadur Shastri in 1966, there was an intense competition between Morarji Desai and Indira Gandhi for succession. Indira Gandhi was backed by senior party leaders known as syndicates. ठीक है, syndicates एक इनफॉर्मल नेम है जो इन सीनियर कांग्रेस लीडर्स को हम लोग देते हैं। अब आते हैं हम लोग 4th जनरल इलेक्शंस 1967 पे। चौथे जनरल इलेक्शन जो है 1967 के बड़े खतरनाक इलेक्शंस हैं। सर क्यों? अब ज़रा ध्यान सुनो। हम लोग पढ़ते हैं कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस है वो 1952 से लेकर 1967 तक रहा। मतलब ये जो 4th जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, 1967 के जो इलेक्शंस होने वाले हैं, यहाँ पर कांग्रेस को धक्का लगने वाला है, एक बड़ा धक्का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अच्छा 1962 के इलेक्शंस को अगर अपन ध्यान से देखें तो 1962 के इलेक्शंस से लेकर 1967 तक सरकार चलेगी, है ना। 1962 में कांग्रेस ने 361 सीट जीती थी लोकसभा में, है ना।
लेकिन हुआ क्या था, अगर हम लोग आए 1964 पे, जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई, ठीक है। 1965 पे आते हैं, सॉरी 1966 पे किसकी डेथ हो गई, जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई, ठीक है। एक साल बचा था, एक साल इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, सरकार के 5 साल पूरे हो गए, 5 साल की सरकार में 3 प्राइम मिनिस्टर अलग अलग, ठीक है। प्लस डेंजरस डिकेड चल रहा है, प्राइसेस, पैसा बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, हालांकि हर चीज़ महंगी हो रही है, खाने की कमी हो रही है, फेमाइन है, हंगर की वजह से लोग मर रहे हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगे चल रहे हैं, इकोनॉमी हमारी क्या क्या है, ज़मीन के नीचे चल रही है, ठीक है। तो बहुत प्रॉब्लम्स है। तो जब ऐसी प्रॉब्लम्स होती है तो क्या होगा, कांग्रेस के अगेंस्ट में लोग उठेंगे, लोग बोलेंगे कांग्रेस नहीं चाहिए, अब कुछ और अल्टरनेटिव चाहिए हम लोगों को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी टाइम पीरियड में राम मनोहर लोहिया आते हैं, और राम मनोहर लोहिया कौन है ये, ही वॉज अ सोशलिस्ट लीडर। ये थ्योरी देते हैं नॉन कांग्रेसिज्म की, किस चीज़ की, नॉन कांग्रेसिज्म की थ्योरी देते हैं कि भैया हम जितने भी, पहले तो ये लोग राम मनोहर लोहिया बोलेंगे, इसको डिफाइन करते हुए, नॉन कांग्रेसिज्म को डिफाइन करते हुए ये बोलेंगे कि कांग्रेस जिस तरीके से रूल कर रही है वो अनडेमोक्रेटिक है ना, डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग रूल नहीं कर रही, अनडेमोक्रेटिक रूल कर रही है। और इसी वजह से जितनी भी नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज़ है उन सबको इकट्ठा आना पड़ेगा, और अगर हम लोग इकट्ठा आ गए एक साथ तो कांग्रेस को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आया, क्योंकि हम लोग अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से कांग्रेस जीत रही है। लेकिन अगर हम लोग इकट्ठा इलेक्शन लड़ेंगे, गठबंधन बनाकर, कोalition बनाकर, अलायंस बनाकर, तो हम लोग आराम से इलेक्शंस जीत सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर, तो ये सब कुछ चल रहा है। तो ये पेपर में आता है, राम मनोहर लोहिया ने नॉन कांग्रेसिज्म की थ्योरी दी है, 1967 में ये थ्योरी दी थी, और 1967 में ही राम मनोहर लोहिया की डेथ भी हो जाएगी, ठीक है। देखो जरा क्या बता रहा है, द ईयर 1967 इज कंसिडर्ड एज अ लैंडमार्क ईयर इन इंडियाज पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल हिस्ट्री, क्योंकि कांग्रेस को धक्का मिलने वाला है बहुत बड़ा, है ना। कांग्रेस अभी तक कितनी सीट जीत रही थी, कांग्रेस की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस ने जीती 364 सीट्स, सेकेंड जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस ने जीता 371 सीट्स, थर्ड जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस ने जीता 361 सीट्स। लेकिन अब अपन पढ़ेंगे फोर्थ जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस को लगने वाला है धक्का, मतलब कांग्रेस का जो दबदबा था, जो डोमिनेंस था, वो खत्म होने वाला है। और कांग्रेस का डोमिनेंस खत्म ऐसे होगा कि कांग्रेस के सिर्फ और सिर्फ 283 सीट्स आ जाएगी। क्लियर है, बोलो, डन डन डन, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, लैंडमार्क ईयर इन इंडियाज पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल हिस्ट्री, क्योंकि कांग्रेस का डोमिनेंस यहाँ पर खत्म हो रहा है। जीतेगी कांग्रेस ही, सरकार कांग्रेस की ही बनेगी सेंटर में, सेंटर की बात कर रहा हूँ, है ना। स्टेट्स में तो और धक्का लगेगा, 8-9 स्टेट्स हार जाएंगे लोग कांग्रेस वाले, ठीक है। क्यों हार जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये क्या है, 1967 इज़ अ लैंडमार्क ईयर इन इंडियाज इलेक्टोरल पॉलिटिकल हिस्ट्री, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, आगे देखते जरा क्या बता रहा है। इन प्रिवेलिंग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट द इकोनॉमिक सिचुएशन ट्रिगर्ड ऑफ प्राइस राइज, तो बोल रहा है कि पैसा बढ़ता जा रहा था, सिचुएशन डेंजरस डिकेड की वजह से हर चीज़ महंगी होती जा रही थी। पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, फूड स्कार्सिटी एक्सेट्रा। लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, लोग सड़कों पे उतर आए कि भैया हर चीज़ महंगी हो रही है, सरकार क्या कर रही है, ठीक है। इसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सर इसेंशियल कमोडिटीज़ मतलब आटा, मैदा, सूजी, रवा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनके प्राइसेस क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। फूड स्कार्सिटी हो रही है, फूड स्कार्सिटी मतलब खाने की कमी हो रही है, तो लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। द कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टीज लॉन्च स्ट्रगल्स फॉर ग्रेट इक्वलिटी, है ना। तो फिर अच्छा, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टीज कैसी पार्टीज़ है, प्रो पुअर पॉलिटिकल पार्टीज़ है, लेफ्ट आइडियोलॉजी वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ है। तो जब भी आम आदमी, किसान, लेबर्स परेशान रहते हैं तो ये लोग आ जाते हैं। तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह करना स्टार्ट कर दिया और बोला कि भैया कांग्रेस सिर्फ अमीरों का साथ देती है, गरीबों का साथ नहीं देती है, हम लोगों को इक्वालिटी चाहिए। 1960s ऑल्सो विटनेस सम ऑफ द वर्स्ट हिंदू मुस्लिम राइट सिंस इंडिपेंडेंस, और इस टाइम पीरियड में दंगे भी हो रहे थे, मैंने आप लोगों को बता दिया था। चलिए आगे आते हैं थोड़ा सा, नॉन कांग्रेसिज्म, ये भी बता रखा है मैंने आप लोगों को। अगर आप लोगों में से किसी को भी क्या चाहिए, ये PDF वगैरह चाहिए, है ना, तो आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में
जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में शामिल होने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बोलिए कि सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो, मैं ऐड कर दूंगा, सारी की सारी PDF आप लोगों को वहीं पर मिलेगी। ठीक है, चलो तो ये क्या बता रहा है, नॉन कांग्रेसिज्म। Opposition parties were in the forefront of organizing public protests and pressuring the government। ठीक है, तो अब आम आदमी जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है और आम आदमी के साथ प्रोटेस्ट करने के लिए जुड़ गया है पूरा की पूरा अपोजिशन। अब अपोजिशन में कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनसंघ भी है, इसके साथ साथ स्वतंत्र पार्टी भी है ना। इन सब के फाउंडर्स और कब कब ये पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। एयर ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में समझा रखा है मैंने आपको, है ना। आगे आते हैं। The opposition parties felt that the inexperience of Indira Gandhi and the internal factionalism within the Congress provided them an opportunity to topple the Congress। अब अपोजिशन को क्या लग रहा है, अपोजिशन को लग रहा है कि भैया इंदिरा गांधी एक इनएक्सपीरियंस्ड लीडर है ना। एक तो उस टाइम पीरियड में औरतों को इतना इज्जत दी नहीं जाती थी, इंडिया कंप्लीटली एक पैट्रियार्कल सोसाइटी था, है कि ना। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई, बहुत सारे लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा कि एक औरत लीड कर रही है इंडिया को, हालांकि शी विल बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना। तो अपोजिशन पार्टीज इंदिरा गांधी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये तो इनएक्सपीरियंस्ड है ना। और कांग्रेस अब वैसा कांग्रेस नहीं रहा है, अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है, कांग्रेस अब वैसा कांग्रेस नहीं रहा है। कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे गुट बन चुके हैं, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स बन चुके हैं और लोग आपस में लड़ते रहते हैं, और यही सही मौका है कांग्रेस को उठा के पटक देने का। कौन कह रहा है, अपोजिशन। ठीक है, आगे आते हैं, देखिए क्या होता है। द सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया गेव दिस स्ट्रैटेजी द नेम नॉन कांग्रेसिज्म। ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया ने क्या करा, इस स्ट्रैटेजी को नाम दिया नॉन कांग्रेसिज्म का, कि हम सारी की सारी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा आते और इकट्ठा इलेक्शंस लड़ते कांग्रेस को हराने के लिए। इलेक्टोरल वर्डिक्ट। द फोर्थ जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज वर हेल्ड इन February 1967। February 1967 में फोर्थ जनरल इलेक्शंस होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए भी और हर स्टेट में भी इलेक्शंस होंगे। ठीक है, द रिजल्ट्स जॉल्टेड द कांग्रेस एट बोथ द नेशनल एंड स्टेट लेवल्स एज इट वाज टर्म्ड एज पॉलिटिकल अर्थक्वेक। अब जरा ध्यान सुनो हुआ क्या था। कांग्रेस को सीट्स मिली कितनी, 283, मतलब कांग्रेस की लगभग कितनी सीट्स कम हो गई, 100 सीट्स लगा लो, 80 सीट्स कम हो गई है। मतलब ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि लोग जो है वो कांग्रेस से नाराज है। क्यों, क्योंकि डेंजरस डिकेट की वजह से सब लोग परेशान हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अगर हम लोग स्टेट्स में देखें तो स्टेट्स में जितने भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज थी, अपोजिशन वाली पॉलिटिकल पार्टीज, इन लोगों ने बना लिया है गठबंधन। क्या कर लिया इन लोगों ने कोalition बना लिया है, और इनके कोalition के अलग अलग नाम है कि ना। जितना भी हिंदी बेल्ट है ना, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, इस टाइम पीरियड में हरियाणा भी बन गया है, 1966 में बन चुका है हरियाणा। और अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश, ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो गठबंधन था अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का, इनके गठबंधन को बोला गया था संयुक्त विधायक दल। स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, संयुक्त विधायक दल, संयुक्त विधायक दल, है ना। पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SVD, तो SVD का मतलब संयुक्त विधायक दल। इट इज अ कोalition इन द हिंदी बेल्ट मेड बाय द अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज टू टॉपल द कांग्रेस ड्यूरिंग द 1967 जनरल इलेक्शंस। ठीक है, और पंजाब में इसी संयुक्त विधायक दल को बोला जाता था पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। क्या बोला जाता था, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, है ना। पफ के नाम से याद रख लो इसको, पफ। ठीक है, तो पफ क्या है, SVD क्या है, PUF क्या है, ये क्या है, ये कोalitions है मेड बाय द अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज टू टॉपल द कांग्रेस। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, द रिजल्ट्स जॉल्टेड द कांग्रेस एट बोथ द नेशनल एंड स्टेट लेवल्स। तो होगा क्या, जब इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे तो कांग्रेस 283 सीट्स है, कांग्रेस को 272 के आसपास सीट्स चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट तो कांग्रेस की बन जाएगी, लेकिन कांग्रेस की सीट बहुत कम हो गई है। और स्टेट लेवल पर जब इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे तो कांग्रेस 7 स्टेट्स तो हार जाएगी, और बाद में डिफेक्शन की वजह से 2 स्टेट्स और इसके हाथ से निकल जाएंगे, मतलब टोटल 9 स्टेट्स इसके हाथ से निकल गए। तो 9 स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है।
जबकि हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन, सेकंड जनरल इलेक्शन, थर्ड जनरल इलेक्शन, स्टेट में भी हर स्टेट में कांग्रेस का डोमिनेंस, कांग्रेस सरकार बना रही है, और हर सेंट्रल इलेक्शंस में भी कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन अब कांग्रेस का डोमिनेंस खत्म हो चुका है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी वजह से एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस डोमिनेंस कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली वन फेस इन द इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम लोग। और इसको क्या बोला जाता है? पॉलिटिकल अर्थक्वेक। कांग्रेस के लिए क्या है ये? पॉलिटिकल अर्थक्वेक। तो पॉलिटिकल अर्थक्वेक 1967 के जनरल इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। समझ में आएगा? लैंडमार्क ईयर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है 1967। Coalitions. The elections of 1967 brought into picture the phenomenon of coalition. तो 1967 के इलेक्शन से हम लोगों को पहली बार गठबंधन के बारे में या coalition के बारे में पता चला। ठीक है, आगे आते हैं। Since no single party had got majority, various non-Congress parties came together to form joint legislative parties called संयुक्त विधायक दल in Hindi that supported non-Congress governments. ठीक है, तो स्टेट्स में किसी के पास क्या नहीं था? मेजोरिटी वगैरह नहीं थी, और इसी वजह से क्या करा गया? इसी वजह से अलग अलग नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा आई और इन लोगों ने संयुक्त विधायक दल और पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट जैसे गठबंधन बनाए। डिफेक्शन, अब जरा डिफेक्शन सुनो, डिफेक्शन होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ये मैं हूँ एकदम हैंडसम, ठीक है, मैं मान लो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, मान लो कि मैं कांग्रेस से हूँ, 1967 के कांग्रेस से, ठीक है, ठीक है सर। और हुआ क्या है कि मैंने कांग्रेस के सिंबल पे, कांग्रेस की तरफ से या कांग्रेस के टिकट पर मैंने इलेक्शंस लड़े, ठीक है, और मैं इलेक्शन जीता भी, मेरे पास सबसे ज़्यादा वोट थे, मैं इलेक्शन जीत भी गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आप इलेक्शन कहाँ पर लड़ रहे थे? मान लो मैं इलेक्शन लड़ रहा था उत्तर प्रदेश में, है ना, उत्तर प्रदेश में आज की अगर बात करें तो 403 सीट्स है विधानसभा की, स्टेट इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मान लो कि कांग्रेस की आई, मेजॉरिटी के लिए कितनी चाहिए? आधा कर दो, कितना आ जाएगा? आधा, 202। जिसकी 202 सीट्स आ जाएगी वो बन जाएगा, उसकी गवर्नमेंट बनेगी उत्तर प्रदेश में। मान लो कांग्रेस की सीट्स आ गई सिर्फ और सिर्फ 180, क्या कांग्रेस गवर्नमेंट बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। और बाकी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, समाजवादी पार्टी है, और कौन है, स्वतंत्र पार्टी है, और कौन है, भारतीय जनसंघ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है ना, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है। अब ज़रा ध्यान सुनो, इन सब लोगों ने बोला कि हम लोग इकट्ठा आते, संयुक्त विधायक दल बनाते, और फिर हम लोग क्या करते? गवर्नमेंट बना लेते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन सीन ये है कि मेजॉरिटी इनके पास भी नहीं है, मान लो, ठीक है। तो ये लोग ना, ये वाले ग्रुप्स वाले लोग ये मेरे पास आए, बोले मोहिन दादा हमारे साथ आओगे? मैं कहा तुम्हारे साथ क्यों आऊँगा, मैं तो कांग्रेस ही हूँ, मैं तो कांग्रेस के टिकट पे इलेक्शंस लड़ा हूँ और मैं जीता भी हूँ। कहता दादा दिक्कत नहीं लेने का, ठीक है, आप बताओ कितना पैसा चाहिए? मैंने कहा तुम कितना दोगे? कहते 10 करोड़ ले लो। मैंने कहा 20 लूँगा। कह रहा 30 देंगे, आ जाओ, ठीक है। मैं जो कि इलेक्शन लड़ा था कांग्रेस की तरफ से, इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर रहा हूँ और जा रहा हूँ संयुक्त विधायक दल में या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है डिफेक्शन। क्या बोला जाता है इसको? डिफेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो कांग्रेस जो है 7 स्टेट्स में तो इलेक्शन हार ही चुकी थी, ठीक है, लेकिन 2 और स्टेट्स में कांग्रेस जो है इलेक्शंस हारेगी डिफेक्शन की वजह से, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे एमएलएज क्या कर जाएंगे? डिफेक्ट कर जाएंगे, इलेक्शन जीतेंगे कांग्रेस के सिंबल पे, कांग्रेस की टिकट पर, लेकिन इलेक्शंस होने के बाद पलटी मार देंगे, दूसरे की टीम में चले जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो जरा क्या बता रहा है। डिफेक्शन मीन्स एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव्स द पार्टी ऑन हुज सिंबल ही शी वॉज इलेक्टेड एंड जॉइन्स अनदर पार्टी। इलेक्शन जीतने के बाद तुम पार्टी चेंज कर रहे हो तो इसको डिफेक्शन बोलते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टेंट रीअलाइनमेंट्स एंड शिफ्टिंग पॉलिटिकल लॉयल्टीज इन दिस पीरियड गेव राइज टू द एक्सप्रेशन आयाराम गयाराम। ठीक है, तो हुआ क्या कि कोई भी बंदा कांग्रेस छोड़ के किसी और पार्टी में जा रहा है, किसी और पार्टी से कांग्रेस में आ रहा है, ऐसा चल रहा था इलेक्शन के बाद, ठीक है। इसको अपन डिफेक्शन बोलते हैं। और इसी टाइम पीरियड में एक फ्रेज निकल के आता है जिसको अपन आया राम गया राम कहते हैं, ठीक है।
ठीक है सर, क्यों कहा जाता है ऐसा? तो हमारे पास एक एमएलए थे हरियाणा से जिनका नाम था गयालाल। क्या नाम था? गयालाल। गयालाल कांग्रेस के मेंबर थे। ही वॉज फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, गयालाल कहाँ से थे? कांग्रेस से थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने विद इन अ फोर्थ नाइट, यानी कि 15 दिनों में, 15 डेज में 3 टाइम्स अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करी, है ना। इलेक्शन जीता ये कांग्रेस की टिकट पे, फिर इन्होंने शिफ्ट मारा और गए पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट में। ठीक है, फिर इन्होंने शिफ्ट मारा और गए वापस कांग्रेस में आ गए, और फिर 9 घंटे में, विद इन 9 आवर्स, फिर से ये पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट का पार्ट बने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो गयालाल ने क्या करा? गयालाल ने 15 दिन के अंदर 1, 2, 3 बार अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डिफेक्शन करा 3 बार। ठीक है, जब गयालाल कांग्रेस से पफ में आए और पफ से वापस कांग्रेस में आए, तो कांग्रेस के एक नेता थे जिनका नाम था राव बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जब गयालाल दोबारा से कांग्रेस में आते हैं, तब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जो गया राम था अब वो आया राम है ना, जो चला गया था अब वो आ गया है। ठीक है, और तब से आया राम गया राम जो है वो डिफेक्शन के साथ जोड़ा जाता है। क्लियर है? पक्की बात है। चलिए आगे आते हैं। स्प्लिट इन द कांग्रेस। आफ्टर 1967 इलेक्शंस कांग्रेस वाज स्प्लिट ड्यू टू वेरियस डिफरेंसेस। कांग्रेस में स्प्लिट आने वाला है। अब देखो हुआ क्या था, इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी ये 1966 से लेकर 1967 तक प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा गांधी को लगा कि यार 1 साल मुझे बहुत कंट्रोल किया गया, और मुझे कंट्रोल कौन कर रहा था? सिंडिकेट्स। ये सिंडिकेट्स मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, और मैं हूँ जवाहरलाल नेहरू की बेटी, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और अब मुझे आ गया 1 साल का प्राइम मिनिस्टर होने का एक्सपीरियंस। 1967 के लोकसभा के इलेक्शन या सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस कौन जीता है? तो लोकसभा के इलेक्शन जीता है कौन? अरे बोलो कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनी है, सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनती है 1967 में। तो 1967 से लेकर 1971 तक प्राइम मिनिस्टर होनी चाहिए, लेकिन 1970 तक ये रहेगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो इंदिरा गांधी दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन गई 1967 में। इंदिरा गांधी कह रही है कि अब मेरा सेकेंड टर्म स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एक बार मैं प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हूँ, अब मैं दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर हूँ। अब मेरे यहाँ पर 2 काम रहेंगे। पहला काम, सिंडिकेट से अपने आप को दूर करना, सिंडिकेट से अपना छुटकारा करना, है ना। मैं अब किसी के कंट्रोल में नहीं आने वाली। प्लस इंपॉर्टेंट चीज, 1967 के इलेक्शंस में बहुत सारे सिंडिकेट्स इलेक्शन भी हार गए, है ना। हाफ ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंदिरा गांधी लॉस्ट द इलेक्शंस। इलेक्शंस हार चुके थे। ठीक है, और इंदिरा गांधी को सिंडिकेट से अपना पीछा भी छुड़वाना था। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ इंदिरा गांधी कह रही है कि कांग्रेस की जो इज्जत थी जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड में या लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पीरियड में, उसमें गिरावट आ गई है। कांग्रेस तो डोमिनेंस के लिए जानी जाती है ना, आगे ना। कांग्रेस सरकार, हर जगह सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस की बनेगी। लोगों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी कौन सी? कांग्रेस की। सबसे ज़्यादा सीटें किसकी आती? कांग्रेस की आती। ठीक है, तो दूसरा काम जो इंदिरा गांधी का रहेगा वो रहेगा कांग्रेस के इमेज को दोबारा से वैसा ही बनाना जैसा कि वो 1967 के इलेक्शन से पहले थी, आगे ना। मतलब कांग्रेस का रिस्टोरेशन करना था, रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस, है ना। इसी वजह से चैप्टर का नाम क्या है? चैलेंजेस टू। कांग्रेस के सामने चैलेंजेस आए एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस, है ना। हम लोग को ये देखना है कि कांग्रेस का रिस्टोरेशन करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी इंदिरा गांधी। ठीक है, आफ्टर 1967 इलेक्शंस कांग्रेस वॉज स्प्लिट ड्यू टू वेरियस डिफरेंसेस। तो हम लोगों को ऐसा देखने को मिल रहा था कि कांग्रेस में 2 ग्रुप्स बन चुके हैं, एक इंदिरा गांधी और इसका ग्रुप,
और एक सिंडिकेट्स का ग्रुप। सिंडिकेट चाहते हैं कि भैया हम जैसा चाहे इंदिरा गांधी वैसा ही करे, ठीक है। और इंदिरा गांधी चाहती है कि भैया मैं हूँ प्राइम मिनिस्टर, मैं हूँ लीडर, मैं हूँ द रियल लीडर ऑफ इंडिया, मैं जैसा कहूँ वैसा तुम लोग करोगे, तुम जैसा कहोगे वैसा मैं नहीं करूँगी। क्लियर, ठीक है। लेकिन ये चीज़ अभी बाहर नहीं आई है, सबको नहीं पता है, ये बस कांग्रेस के अंदर ही चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। इंदिरा वर्सेस द सिंडिकेट। सिंडिकेट वाज अ ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स फ्रॉम विद इन द कांग्रेस। इंदिरा गांधी फेस टू चैलेंजेस फ्रॉम सिंडिकेट टू बिल्ड हर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सिंडिकेट। एक तो उसको आज़ाद होना था सिंडिकेट के कंट्रोल से, एंड टू वर्क टूवर्ड्स रिगेनिंग द ग्राउंड दैट द कांग्रेस हैड लॉस्ट इन द 1967 इलेक्शंस। तो वही दो चीज़ें जो इंदिरा गांधी को करनी है। पहली चीज़ इंदिरा गांधी को क्या करनी है कि भैया सिंडिकेट से अपना छुटकारा छुड़वाना है, और दूसरा कांग्रेस की जो पोजीशन 1967 के इलेक्शन से पहले थी, जितनी इज्जत पहले थी, उस इज्जत को दोबारा लेकर आना है, ठीक है। अब इंदिरा गांधी क्या करेगी, आइए ज़रा देखते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ 1969 बहुत बढ़िया है, ज़रा ध्यान से सुनना, ठीक है। ये बहुत बढ़िया, ठीक है। कुछ कुछ लोग इतने कमाल के होते हैं, इतना कमाल का नॉलेज होता है उनका। जाकिर हुसैन तबले वाले की लगा रखी फ़ोटो, कमाल है। चलिए इधर देखिए, ठीक है। हुआ क्या था, हम लोग बात कर रहे हैं 1969 की, ठीक है। कब की बात कर रहे हैं हम लोग, 1969 की। इसको हटा देता हूँ, ज़्यादा लाल हो गया। ये 1969 में इंडिया के प्रेसिडेंट जिनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या नाम था, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ही वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की हो जाती है 1969 में डेथ। अब जब डेथ हो गई तो अब होगा क्या, अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे, नया प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, आगे ना। तो अब 1969 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, नया प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। अच्छा, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट थे, इसी टाइम पीरियड में इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे वीवी गिरी, ठीक है। अच्छा, हर पॉलिटिकल पार्टी का भी अपना प्रेसिडेंट होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इस समय की अगर हम लोग बात करें तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे, है ना, आज के टाइम पीरियड में 2024 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें किसकी, भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट कौन है, जेपी नड्डा है कि ना। तो हम लोग क्या देखने को मिल रहा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट होता है अपना, और चेंज होते रहते हैं। कांग्रेस का हर साल चेंज होता है, ठीक है। 1969 में कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है, कांग्रेस पार्टी का जो प्रेसिडेंट है वो है निजलिंगप्पा। निजलिंगप्पा, ठीक है। और ये निजलिंगप्पा ही वॉज फ्रॉम मैसूर, ठीक है, जिसको बाद में कर्नाटका बोला जाएगा। इनको मेकर ऑफ द मॉडर्न कर्नाटका भी बोला जाता है निजलिंगप्पा को। और निजलिंगप्पा जो है सिंडिकेट के पार्ट है, ठीक है। तो निजलिंगप्पा इज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, मतलब कांग्रेस पार्टी में वही होगा जो प्रेसिडेंट करेगा, लास्ट डिसीजन प्रेसिडेंट लेगा, ठीक है। अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वीवी गिरी है हमारे, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। होता क्या है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में ऑफ कोर्स वो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है जिसके पास ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और ज़्यादा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगे। तो कांग्रेस के पास ऑफ कोर्स ज़्यादा थे, है ना, इतना धक्का पड़ने के बाद भी, इतना पॉलिटिकल अर्थक्वेक आने के बाद भी कांग्रेस के पास सबसे ज़्यादा एमएलएज और सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो ये पता था कि कांग्रेस का ही कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन जीतेगा, ठीक है। तो कांग्रेस की तरफ से निजलिंगप्पा ने कहा कि हमारी तरफ से इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में हम लोग अपना ऑफिशियल कैंडिडेट उतार रहे हैं, और हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट होगा कौन, क्या नाम है उनका, निजलिंगप्पा और दूसरे एन संजीवा रेड्डी। एन संजीवा रेड्डी, ठीक कर देता हूँ इसको। अरे और ख़राब हो गया क्या, चलो इधर देखो कौन होगा,
एन संजीवा रेड्डी होगा। अच्छा, एन संजीवा रेड्डी भी सिंडिकेट। अब ज़रा ध्यान सुनो, इंदिरा गांधी को क्या करना है, इंदिरा गांधी को छुटकारा चाहिए सिंडिकेट से, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस भी सिंडिकेट है कि ना। एन संजीवा रेड्डी अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गया, ये भी सिंडिकेट, फिर से मैं कंट्रोल में आ जाऊंगी सिंडिकेट्स के, है कि ना। और ये जो एन संजीवा रेड्डी है, ये इस टाइम पीरियड में स्पीकर ऑफ लोकसभा है। इस टाइम पीरियड में क्या है, ये स्पीकर ऑफ लोकसभा है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी का कहना ही है कि भैया कांग्रेस की तरफ से हम लोगों ने एन संजीवा रेड्डी को खड़ा कर दिया है, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं चाहती कि एन संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाए, क्योंकि अगर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गया तो इंदिरा गांधी फिर से कंट्रोल में आ जाएगी सिंडिकेट के, तो ये नहीं चाहती। तो इंदिरा गांधी जाती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, वीवी गिरी के पास, और वीवी गिरी को कहती है कि वीवी गिरी जी बनोगे? कह रहा दीदी क्या बनना है? कह रहा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनोगे? कह रहा दीदी लेकिन आप लोगों ने तो, कांग्रेस ने तो अपना ऑफिशियल कैंडिडेट खड़ा कर दिया है एन संजीवा रेड्डी को, है ना, मैं कैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता हूँ? मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गया, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। कह रहा बनना है कि नहीं बनना? कह रहा दीदी आपका आशीर्वाद रहे तो क्यों नहीं, है ना, बनना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है, ठीक है। तो कहते ठीक है, नॉमिनेशन फाइल कर दो। कि सर नॉमिनेशन फाइल मतलब ऑफिशियल कैंडिडेट तो आपका है ना कांग्रेस का, है ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शंस में खड़ा नहीं होना है तूने एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा होना है इलेक्शंस में, ठीक है, और तेरे को जितवाने की गारंटी मेरी, ठीक है। अच्छा, वीवी गिरी भी आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और एन संजीवा रेड्डी भी आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, दोनों आंध्र प्रदेश के, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ज़रा ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाँ, वीवी गिरी को इंदिरा गांधी ने ये भी कह दिया कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिज़ाइन कर दे। तो वीवी गिरी कह रहे दीदी, कह रहे बिना रेजिग्नेशन के तो कैसे इलेक्शन लड़ेगा, ठीक है। तो वीवी गिरी रिज़ाइन भी कर देते हैं और अब पूरी की पूरी तरह से इंदिरा गांधी के कंट्रोल में है वीवी गिरी, ठीक है। तो अब इलेक्शंस होने वाले किस किस के बीच में, ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है ये होने वाले एन संजीवा रेड्डी वर्सेस कौन, वीवी गिरी, कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट वर्सेस द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बीच में चलने वाला है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ देखो, एन संजीवा रेड्डी इस टाइम पीरियड में स्पीकर ऑफ लोकसभा है और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्या होता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब ये इलेक्शंस जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में नहीं है इलेक्शंस, ये इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा के बीच में नहीं है, बल्कि स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बीच के भी इलेक्शंस है, ठीक है। ठीक है सर, फिर क्या होता है? अच्छा, ये जो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस को कहती है, निजलिंगप्पा को, इंदिरा गांधी निजलिंगप्पा को कहती है कि कांग्रेस वर्किंग कम्युनिटी की ना मीटिंग बुलवाओ। मतलब कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता है, जितने एमपीज़ है, जितने एमएलएस है, सबकी मीटिंग करवाओ, मुझे बात करनी है इन लोगों से, है ना, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आ रहे हैं। निजलिंगप्पा कहता है कि किसी को कुछ नहीं बुलाना, इन दोनों की आपस में बनती नहीं है। सिंडिकेट, इंदिरा गांधी, दो अलग अलग ग्रुप्स है। इंदिरा गांधी ने निजलिंगप्पा को कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाओ और हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे किस तरीके से वोट देना है, किसको वोट देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। निजलिंगप्पा ने बुलाई ही नहीं मीटिंग, और फिर निजलिंगप्पा खुद से मीटिंग बुलवाता है इलेक्शन से एक दिन पहले, और मीटिंग बुलवा के क्या करता है, इंदिरा गांधी को बोलने का मौका ही नहीं देता है। अब जब इंदिरा गांधी को बोलने का मौका ही नहीं देता है, ठीक है, तो निजलिंगप्पा की बात होती है, हालांकि प्राइम मिनिस्टर है कि ना, तो निजलिंगप्पा अपनी स्पीच देता है, लोग तालियां मारते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। एन संजीवा रेड्डी आता है, ठीक है, ये स्पीच देता है, ठीक है, लोग तालियां मारते हैं कि भैया प्रेसिडेंट बनने वाला ये आदमी। अब सबसे लास्ट में माइक दे दिया जाता है इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी कहती है कि मुझे पता है आप लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा तैयार हो, है ना, आप लोग क्या हो, बहुत एक्साइटेड भी हो, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि कंसाइंस वोटिंग करिए। क्या करें?
कंसाइंस वोटिंग करिए, अपने दिल की सुनिए, सही कैंडिडेट को चूज करिए, है कि ना। फर्क नहीं पड़ता कि वो कैंडिडेट हमारा हो, हमारे ग्रुप का हो, हमारी पार्टी का हो या किसी और पॉलिटिकल पार्टी का, ठीक है। क्या होना चाहिए, सही बंदा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर है, इसकी बातों में है वजन, समझ में आया ना। इसका इतना कहना था कि कंसाइंस वोटिंग करिए, लोग समझ गए कि करना क्या है, और लोगों ने क्या करा, लोगों ने जैसे ही वोटिंग हुई, लोगों ने भर भर के वोट दिए वीवी गिरी को। वीवी गिरी बन गए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और एन संजीवा रेड्डी इलेक्शंस हार गए, ठीक है। अब होगा तांडव, तन तना तन तना, ठीक है। आप लोगों में से किसी को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना और बोलना कि सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो क्लास 12 के, मैं ऐड कर दूंगा, सारी की सारी पीडीएफ आप लोगों को वहीं पर मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सुनिए, अब इलेक्शंस हो गए, इलेक्शन जीता कौन, वीवी गिरी, दूसरी तरफ एन संजीवा रेड्डी इलेक्शंस हार गए। अब कांग्रेस में आएगा स्प्लिट। सर मतलब प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन है, निजलिंगप्पा। निजलिंगप्पा कौन से ग्रुप से है, निजलिंगप्पा इज फ्रॉम सिंडिकेट, है कि ना। निजलिंगप्पा बोलेगा कि भैया क्या हुआ, तुम लोगों ने गलत किया मेरे साथ, है कि ना। कांग्रेस के प्रेसिडेंट की बात नहीं मानी तुम लोगों ने, ठीक है, सब लोगों को बोलेगा। और इसी वजह से मैं निजलिंगप्पा इस इंदिरा गांधी को निकालता हूं कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस से बर्खास्त करता हूं मैं इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो निजलिंगप्पा कांग्रेस से निकाल देगा किसको, इंदिरा गांधी को। अब इंदिरा गांधी के भी फॉलोअर्स थे, इंदिरा गांधी के फॉलोअर्स इंदिरा गांधी के साथ कांग्रेस छोड़ के चले जाएंगे, कांग्रेस दो हिस्सों में टूट जाएगी। तो जो पहले कांग्रेस थी इसके दो हिस्से बन जाएंगे, एक बन जाएगा कांग्रेस आर, है ना, कांग्रेस आर, आर का मतलब होता है रिक्वेशनिस्ट, ठीक है। वो कांग्रेस जिन लोगों ने क्या करा था, जिन लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाओ, ठीक है। और दूसरा कांग्रेस ओ, कांग्रेस ओ किसका, सिंडिकेट का, ऑर्गेनाइजर कांग्रेस, सिंडिकेट का, और ये इंदिरा गांधी वाला ग्रुप। तो 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद कांग्रेस डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में। क्लियर है, देखो जरा क्या बता रहा है। द फैक्शनल राइवलरी बिटवीन द सिंडिकेट एंड इंदिरा गांधी वाज क्लियरली विजिबल व्हेन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज वैकेटेड इन 1969 आफ्टर द डेथ ऑफ जाकिर हुसैन, है ना। इसको रिवाइज कर लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। डन, आगे आते हैं। Syndicate supported official candidate of the Congress N. Sanjeeva Reddy, while Indira Gandhi supported V.V. Giri, दो अलग अलग है ये, V.V. Giri as the candidate for the President of India, ठीक है। तो V.V. Giri को सपोर्ट कौन कर रहा है, इंदिरा गांधी कर रही है, और N. Sanjeeva Reddy को सपोर्ट पूरा के पूरा सिंडिकेट कर रहा है। इंदिरा गांधी announced the nationalization of 14 leading private banks and the abolition of privy purse, which removed differences between Morarji Desai and Indira Gandhi, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनो कि हुआ क्या। जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, जब इंदिरा गांधी पीएम थी, इस टाइम पीरियड में डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई थे। कौन थे, मोरारजी देसाई थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में आपस में बनती नहीं है। सर क्यों नहीं बनती है, एक मुद्दे के ऊपर नहीं बनती है, बताता हूँ, ठीक है। इंदिरा गांधी ने क्या किया है, इंदिरा गांधी ने 1967 में कहा है कि मैं 10 पॉइंट प्रोग्राम लेकर आ रही हूँ। 1967 में ये 10 पॉइंट प्रोग्राम लेकर आई, और 10 पॉइंट प्रोग्राम में इसने कहा कि मैं इंदिरा गांधी गरीबों के साथ हूँ, ठीक है। मैं गरीबों के लिए काम करूँगी, है कि ना, लैंड रिफॉर्म्स करूँगी, इंश्योरेंस दिलवाऊँगी, जितने ये प्राइवेट बैंक्स हैं इन प्राइवेट बैंक्स को मैं नेशनलाइज करूँगी, सरकारी बैंक बनाऊँगी। और 1969 में, कब, 1969 में 14 प्राइवेट बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ। 14 प्राइवेट बैंक्स को गवर्नमेंट बैंक्स बनाया गया, या नेशनलाइजेशन हुआ इनका, ठीक है। यहाँ पर मोरारजी देसाई को कोई दिक्कत नहीं थी। मोरारजी देसाई को दिक्कत थी प्रिवी पर्स से, प्रिवी पर्स को हटाने से। सर ये प्रिवी पर्स क्या था, हम लोगों ने देखा था ना चैप्टर नंबर 1 में, चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग में, हम लोगों ने देखा था कि हम लोग चाहते थे कि प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया का पार्ट बनाना, और प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया का पार्ट बनाने के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए रेडी थे। हम लोग साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया का पार्ट बनाने के लिए रेडी थे,
ठीक है। अच्छा, और हम लोग फ्लेक्सिबल भी थे, है कि ना, ऐसा नहीं था कि हम लोग ज़बरदस्ती उनको इंडिया का पार्ट बनाएंगे, उनकी बातें, रीजनल डिमांड्स को मानने के लिए भी रेडी थे। ठीक है। तो हुआ क्या था, बहुत सारे राजा लोग कह रहे थे कि भैया हम लोग क्यों इंडिया का पार्ट बने, हमारा क्या फ़ायदा होगा इसमें। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने या जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम आप लोगों को प्रीवी पर्स देंगे। मतलब प्रीवी पर्स मतलब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि तुम लोग मान लो ये एक एरिया है किसी राजा का, तो इस एरिया से राजा को कितना टैक्स आता है, तो मान लो कि इसको साल का उस टाइम पीरियड में 3 लाख रुपए टैक्स आता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि साल का 3 लाख रुपए मैं दूंगा राजा को, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजा को देगी, बस ये पार्ट ये एरिया इंडिया का पार्ट बन जाना चाहिए। ठीक है। इसी चीज़ को बोला गया प्रीवी पर्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट्स देती थी हर साल, पैसा देती थी हर साल, किसको, राजाओं को, है ना, जो लोग इंडिया का पार्ट बने थे, उनको जो पैसा दिया जाता था, इसको प्रीवी पर्स बोला जाता था। इंदिरा गांधी का कहना है कि भैया इंडिया में तो आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कोई राजा नहीं है, कोई सिपाही नहीं है, तो प्रीवी पर्स को हम लोग खत्म कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। मोरारजी देसाई का कहना था कि भैया प्रीवी पर्स को ख़त्म करना मॉरली गलत है, हम लोगों ने वादा किया था राजाओं से कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तुम्हें प्रीवी पर्स देते रहेंगे। ठीक है। इंदिरा गांधी ने कहा कि भैया ये जो वादा था ना राजाओं से, वो मेरे बाप ने इन राजाओं से करा था। अब ना तो मेरा बाप है ना ये राजे है ना, अब मैं हूँ और इन राजाओं के बच्चे हैं, और हम सारे इंडियन हैं और सब लोग संविधान को मानते हैं और सब बराबर है, तो प्रीवी पर्स तो मैं ख़त्म करूँगी। 1970 में प्रीवी पर्स ख़त्म करने की कोशिश करी गई थी। 1971 में प्रीवी पर्स कंप्लीटली एबोलिश कर दिया जाएगा। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि प्रीवी पर्स को कब एबोलिश करा गया, 1971 में किया गया। ठीक है। तो इंदिरा गांधी की और मोरारजी देसाई की प्रीवी पर्स के मुद्दे पे नहीं बनती थी। ठीक है। द डिफीट ऑफ ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर्मलाइज द स्प्लिट इन द पार्टी, और क्योंकि एन संजीवा रेड्डी इलेक्शंस हार गए थे तो कांग्रेस में स्प्लिट भी आ गया। आया आगे, चलो द 1971 इलेक्शंस एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस। लेकिन इससे पहले एक और चीज सुनो, हुआ क्या, कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस दो हिस्सों में टूट चुकी है, कांग्रेस आर में और कांग्रेस ओ में। कांग्रेस ओ सिंडिकेट वाला कांग्रेस है, इसको हटा देते हैं। कांग्रेस आर जो है, अब देखो पूरे कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ 283 सीट्स थे, है ना, मतलब मेजॉरिटी थी पूरे कांग्रेस के पास। लेकिन अब कांग्रेस दो हिस्सों में टूट चुकी है। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर है। अब प्राइम मिनिस्टर के पास अगर मेजॉरिटी होगी तो गवर्नमेंट आगे चलेगी, और अगर मेजॉरिटी नहीं होगी तो गवर्नमेंट गिर जाएगी वहीं पर, है ना। तो अब जब स्प्लिट आ गया, दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बन गई, कांग्रेस ओ अलग हो गई, कांग्रेस आर अलग हो गई, तो कांग्रेस आर जो है वो क्या कर रही है, कांग्रेस आर जो है इसके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो सर सरकार गिरेगी इसकी? नहीं, सरकार नहीं गिरेगी। कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए दो पॉलिटिकल पार्टी सामने आएगी। कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए दो पॉलिटिकल पार्टी सामने आएगी। एक आएगी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और दूसरी आएगी द्राविड़ा मुन्नेत्रा कझगम, डीएमके, तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये दोनों के दोनों कांग्रेस के सपोर्ट में आएगी और कांग्रेस की मेजॉरिटी मेंटेन रहेगी, तो कांग्रेस की सरकार नहीं गिरेगी। मतलब कांग्रेस के पास क्या है, मेजॉरिटी है। ठीक है। और वो लोग अपोजिशन में जाके बैठ जाएंगे, कांग्रेस ओ वाले लोग। ठीक है सर। अच्छा सर, ये लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इंदिरा गांधी को? इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इंदिरा गांधी गरीबों के फेवर में काम कर रही है, और ये दोनों की दोनों पॉलिटिकल पार्टीज लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज है, प्रो पुअर पॉलिटिकल पार्टीज है ना। 10 पॉइंट प्रोग्राम लेकर आई है ये 1967 में, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कर रही है, प्रीवी पर्स को हटाने की बात कर रही है ना। अच्छा, अब जरा ध्यान सुनो, इंदिरा गांधी को लगा कि भैया इतना इजी नहीं रहने वाला है मेरे लिए, ठीक है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, और मैं तब तक गवर्नमेंट में रहूँगी जब तक ये दोनों मेरे को सपोर्ट करते रहेंगे। कल के कोई इन लोगों ने सपोर्ट हटा लिया तो मैं कहाँ जाऊँगी, गड़बड़ हो जाएगी ना। ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने क्या करा, इंदिरा गांधी ने उस टाइम पीरियड के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कौन है उस टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट, वीवी गिरी को कहा कि वीवी गिरी जी मेरी सुनिए आप बात। कब कहा, दिसंबर 1970 में।
इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वीवी गिरी को कहा कि लोकसभा खत्म कर दो, लोकसभा को डिसॉल्व कर दो। क्या कर दो? लोकसभा को खत्म कर दो, डिसॉल्व कर दो। ठीक है, ठीक है, डिसॉल्व कर देते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट को वही करना पड़ता है जो प्राइम मिनिस्टर कहता है। क्यों? आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट हैज टू वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो बोलता है प्रेसिडेंट को वही करना पड़ता है। ठीक है, अब जरा ध्यान सुनो हुआ क्या। 1967 में इलेक्शंस हुए थे। कब हुए थे इलेक्शंस? 1967 में। 67 से 68, 68 से 69, 69 से 70, 70 से 71, 71 से 72। अब अगले इलेक्शंस होने चाहिए थे 1972 में, है ना, 5 साल। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या करवाया? इंदिरा गांधी ने 1968, 69, 1970, 1970 के दिसंबर में गवर्नमेंट खत्म कर दी, यानी कि लोकसभा खत्म कर दी। अब वो इलेक्शन जो 1972 में होने चाहिए थे वो 1 साल पहले हो जाएंगे, यानी कि 1971 में हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लोकसभा के इलेक्शंस। डन? ठीक है सर, समझ में आ गया। देखो जरा क्या बता रहा है। The 1971 election and the restoration of the Congress, the Indira Gandhi's government recommended the dissolution of the Lok Sabha in December 1970, and the 5th general elections to the Lok Sabha were held in February 1971. तो वो इलेक्शन जो 1972 में होने चाहिए तो कब हो रहा है? 1971 में हो रहा है, 1 साल पहले ही। ठीक है, क्योंकि 1 साल पहले ही लोकसभा को खत्म कर दिया गया। लोकसभा डिसॉल्वेबल बॉडी है, खत्म हो जाती है। द कंटेंट। अच्छा, अब जरा ध्यान सुनो कि 1970 के इलेक्शंस में है कौन कौन। तो 1971 के इलेक्शंस में एक तो हमारे पास है कांग्रेस आर, एक है हमारे पास कांग्रेस ओ, और एक है हमारे पास द ग्रैंड अलायंस। द ग्रैंड अलायंस। सर ये कौन है द ग्रैंड अलायंस वाले? 1967 के इलेक्शंस याद करो। 1967 के इलेक्शंस में नॉन कांग्रेसिज्म की थ्योरी को फॉलो करते हुए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इकट्ठा आकर कॉलिशंस बनाए थे। संयुक्त विधायक दल, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, और उन लोगों को सक्सेस भी मिली थी, आगे ना 9 स्टेट्स में उन लोगों ने सरकार बना ली थी। याद आया? ठीक है, अब ज़रा ध्यान सुनो। वो लोग कह रहे हैं कि जब हम लोग इकट्ठा आकर स्टेट्स में कांग्रेस को हरा सकते हैं तो लोकसभा में भी तो हरा सकते हैं कांग्रेस को, है ना। कांग्रेस की पिटाई करते हैं। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और कांग्रेस वैसे ही स्प्लिट हो चुका है, कांग्रेस के 2 अलग अलग हिस्से हो चुके हैं। तो अब हमारे पास अच्छा चांस है, हम लोग सारे के सारे लोग इकट्ठा आते हैं और कांग्रेस को हरा देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? 1971 में इलेक्शंस होंगे, ठीक है। कांग्रेस को लग रहा है कि वो लोग जीतेंगे। क्यों लग रहा है वो लोग जीतेंगे? क्योंकि सारे बड़े बड़े नाम इसमें, के कामाराज, निजलिंगप्पा, एस.के. पाटिल, ठीक है, और कौन, एन संजीवा रेड्डी, सब इसमें। इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस जो है, इनको उम्मीद है कि ये लोग जीतेंगे। सर क्यों उम्मीद है इनको कि ये लोग जीतेंगे? क्योंकि इंदिरा गांधी का फेस है, ठीक है, और कुछ कोई बड़ा नाम नहीं है इसमें। ग्रैंड अलायंस को लग रहा है कि भैया ये दोनों अलग हो चुके तो हम लोग जीतेंगे, हमारे पास सुनहरा मौका है जीतने का। दिस इज आवर गोल्डन चांस टू टॉपल कांग्रेस कंप्लीटली। 1967 में स्टेट इलेक्शंस में करके दिखाया था, अब हम लोग नेशनल इलेक्शंस में, लोकसभा के इलेक्शंस में दिखाएंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। नॉन कांग्रेसिज्म की थ्योरी कितनी स्ट्रांग है वो दिखाएंगे। अब जरा ध्यान सुनो हुआ क्या। कांग्रेस के सपोर्ट में आ गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कांग्रेस इकट्ठा इलेक्शन लड़ेंगे ये वाली, ठीक है। 1971 के इलेक्शंस होते हैं, इसका रिजल्ट आता है कांग्रेस आर और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये दोनों के दोनों मिलकर 375 सीट्स जीत जाएंगे, 375। कांग्रेस अकेली 352 सीट्स जीत जाएगी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 23 सीट जीत जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, टोटल कितने होंगे? 375। अब इंदिरा गांधी ने क्या करके दिखाया? इंदिरा गांधी ने वो करके दिखाया जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करके दिखाया था, डोमिनेंस, दोबारा से कांग्रेस की वही पोजीशन, ठीक है। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस की कितनी सीट्स थी? फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस की 364 सीट्स थी। सेकंड जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस की 371 सीट्स थी। थर्ड जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस की 361 सीट थी। फोर्थ जनरल इलेक्शंस में कम हो गई थी 283, और फिफ्थ जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस की सीट्स 375। रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। आगे ना सर, इनके साथ क्या हुआ?
ग्रैंड अलायंस बन गया ग्रैंड फेलियर। क्या बन गया? ग्रैंड फेलियर। सर कैसे ग्रैंड अलायंस ग्रैंड फेलियर कैसे बन गया? क्योंकि ग्रैंड अलायंस के लेस देन 40 सीट्स आई है, लेस देन 40 सीट्स, ठीक है। और कांग्रेस ओ इन सब का करियर ही खत्म हो गया, 16 के आसपास सीट्स आई है इनकी, ठीक है। तो हम लोग क्या देखने को मिल रहा है? हम लोग देखने को मिल रहा है, अच्छा, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ के बीच में ये वाली लड़ाई ये साबित करने की भी लड़ाई थी कि असली कांग्रेस कौन सी है। क्योंकि इंदिरा गांधी कह रही है कि मैं रियल कांग्रेस हूँ और सिंडिकेट वाले लोग कह रहे हैं कि मैं रियल कांग्रेस हूँ। 1971 के इलेक्शंस के बाद ये पता चल गया कि रियल कांग्रेस तो इंदिरा गांधी वाली है, क्योंकि लोग इंदिरा गांधी को देख रहे हैं एज द सक्सेसर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एज वेल एज ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। देखो जरा क्या बता रहा है। In 1971 इलेक्शन ऑल द मेजर नॉन कम्युनिस्ट नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज, सारे के सारी नॉन कम्युनिस्ट नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज ने बनाया हुआ ग्रुप है, फॉर्म्ड एन इलेक्टोरल अलायंस नोन एज द ग्रैंड अलायंस, ठीक है। इंदिरा गांधी सेड दैट द अपोजिशन अलायंस हैड ओनली वन कोहुना प्रोग्राम, इंदिरा हटाओ। In contrast, she put forward a positive program captured in the famous slogan गरीबी हटाओ। क्वेश्चन ये है कि सर इंदिरा गांधी इलेक्शन जीती क्यों, ठीक है। तो इंदिरा गांधी के पास वो चीजें थी जो दूसरे लोगों के पास नहीं थी। क्या था सर? इसके पास एक आइडिया था, ठीक है, या इसके पास एक इशू था, इशू उठाया इसने पॉवर्टी का, गरीबी का, और बहुत बड़ा इशू था ये, क्योंकि इंडिया के लगभग 80-85% लोग गरीब है, ठीक है। इशू था इसके पास, और इसके पास एक पॉजिटिव स्लोगन था, क्या? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। इसके साथ साथ इसके पास एक प्रोग्राम भी था, और इसने कहा था कि मैं जब इलेक्शन जीतूंगी तो मैं 10 पॉइंट प्रोग्राम तो लेकर आई थी आप लोगों के लिए, अब मैं 20 पॉइंट प्रोग्राम भी लेकर आऊंगी, खास करके गरीबों के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अपोजिशन वाले जो लोग हैं, खास करके जो ग्रैंड अलायंस वाले लोग हैं, ग्रैंड अलायंस ने नारा दिया, इन लोगों ने एक नेगेटिव स्लोगन दिया, और इस नेगेटिव स्लोगन का नाम है इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, ठीक है। तो स्लोगन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, जैसे ही इसने गरीबी हटाओ बोला तो लोगों के दिल के साथ जुड़ गई ये बात कि यार इंदिरा गांधी गरीबी हटाएगी, है ना। विमेन देखेगी कि यार हम लोगों को इंदिरा गांधी की तरह बनना, ठीक है। विमेन के वोट पड़ जाएंगे, ठीक है, माइनॉरिटीज़ के वोट पड़ जाएंगे, ठीक है, सारे गरीब लोगों के वोट पड़ जाएंगे, डाउन ट्रोडन सोसाइटी के वोट पड़ जाएंगे, ठीक है। और इंदिरा गांधी 375 सीट्स के साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ अलायंस बनाकर क्या करेगी? आराम से सरकार बना लेगी और साबित करेगी कि मैं रियल कांग्रेस हूँ। आगे आते हैं। दिस स्लोगन एंड द प्रोग्राम्स दैट फॉलोड इट वर पार्ट ऑफ इंदिरा गांधीज पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ऑफ बिल्डिंग एन इंडिपेंडेंट नेशन वाइड पॉलिटिकल सपोर्ट बेस, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये जो स्लोगन है इंदिरा गरीबी हटाओ वाला, और ये जो प्रोग्राम है 10 पॉइंट प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम, ये इंदिरा गांधी की स्ट्रेटेजी थी पूरे इंडिया में एक पॉलिटिकल बेस तैयार करने की, जो कि वर्क कर गई और कांग्रेस को बहुत सारे वोट्स पड़ गए, कांग्रेस आर को। अब कांग्रेस आर को कांग्रेस आई बोला जाएगा। सर कांग्रेस आई मतलब कांग्रेस इंदिरा, ठीक है, और इंदिरा गांधी के अलावा कोई फेस इसमें नहीं है, ठीक है। द आउटकम एंड आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ 1971 लोकसभा इलेक्शंस वर ड्रामेटिक एज द कांग्रेस आर सीपीआई अलायंस वन मोर सीट्स एंड वोट्स देन द कांग्रेस हैड एवर वन इन द फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शंस। कांग्रेस को इतनी सीटें मिलेगी 375, जो कि अभी तक नहीं आई थी, ठीक है, और वोट्स भी बहुत सारी मिलेगी इनको, लगभग 48% वोट्स पड़ेंगे, ठीक है। द आउटकम एंड आफ्टर इफेक्ट, इसके बारे में भी देखते हैं। दे कंबाइन दे मतलब कांग्रेस और सीपीआई, दे कंबाइन वन 375 सीट्स इन द लोकसभा एंड secured 48.4% votes. Indira Gandhi's Congress R won 352 seats with about 44% of the popular votes on its own, ठीक है। तो अब कांग्रेस आर को सीपीआई की भी जरूरत नहीं है क्या करने के लिए? सरकार बनाने के लिए, ठीक है। तो कांग्रेस खुद के दम पर 352 सीट जीत कर आई है और 44% वोट्स कांग्रेस को अकेले को मिले। द ग्रैंड अलायंस ऑफ द ऑपोजिशन प्रूव्ड अ ग्रैंड फेलियर। देयर कंबाइंड टैली ऑफ सीट्स वाज लेस देन 40। तो ग्रैंड अलायंस को 40 सीट्स भी नहीं मिली है, ठीक है। आगे आते।
Restoration. Indira Gandhi in many ways had reinvented the party. Now it was a new Congress that had emerged. ठीक है, अब कांग्रेस का हम लोग देख रहे हैं कि रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम हो रहा है ना, कांग्रेस दोबारा से अपना दबदबा शो करने के लिए आ रही है, लेकिन ऐसा है नहीं सर। क्यों? कांग्रेस का नेचर चेंज हो गया। कांग्रेस का नेचर अपने कैसा पड़ा था? ऑल इंक्लूसिव नेचर, सबको इकट्ठा लेकर चलने वाली नेचर। कांग्रेस में स्पेस बहुत था, कांग्रेस में जगह बहुत थी, हर तरीके का बंदा कांग्रेस में आकर कांग्रेस का पार्ट बन सकता था। लेकिन अब क्या था? अब कांग्रेस के पास एक ही फेस था, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी से बड़ा कोई फेस नहीं है ना। इंदिरा गांधी जो बोलेगी वही होगा। तो इंदिरा गांधी ने रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस तो कर दिया 1971 के इलेक्शंस में, लेकिन कांग्रेस का नेचर चेंज करके किया। ठीक है, प्लस हुआ क्या, 1971 में इंडो पाक वॉर भी हो जाती है। होती है क्या? हाँ सर, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो जाती है, और इंडिया और पाकिस्तान की वॉर होने की वजह से इंडिया वॉर जीत जाता है, हाँ कि ना। और जो ईस्ट पाकिस्तान है उसकी हम लोग हेल्प करते हैं, और ईस्ट पाकिस्तान को हम लोग बना देते हैं बांग्लादेश। और क्योंकि जब भी हम लोग पाकिस्तान की पिटाई करते हैं तो पॉपुलैरिटी लीडर की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इंदिरा गांधी ने भी क्या करा? इंदिरा गांधी ने भी पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवा दिया। तो इंदिरा गांधी ऑलरेडी बहुत पॉपुलर लीडर बन चुकी थी 1971 के इलेक्शंस के बाद। लेकिन अब क्या हो जाएगा? 1971 के दिसंबर 1971 आते आते पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाएंगे। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बनाएगा, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाएगा, और इसमें बहुत बड़ा हाथ इंदिरा गांधी का होता है। ठीक है, अपन पढ़ेंगे इसको। अच्छा, अपन ने पढ़ लिया चौथे चैप्टर में, है ना। तो इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, ये सुनो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि 1972 में स्टेट इलेक्शंस भी तो होने हैं। लोकसभा को डिसॉल्व करवाया था ना, स्टेट्स को थोड़ी करवाया था। स्टेट इलेक्शंस भी होने हैं, और इन स्टेट इलेक्शंस में इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत हाई हो चुकी है। इस वजह से इन स्टेट इलेक्शंस में हर जगह कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो कांग्रेस का रिस्टोरेशन तो हो रहा है, आगे ना। कांग्रेस फिर से उस पोजीशन पे आ गई है जैसी उसकी पोजीशन 1952, 1957, 1962 के इलेक्शंस में थी, वैसे ही अब दोबारा से कांग्रेस की पोजीशन हो रही है। लेकिन कांग्रेस का नेचर बदल गया है। ठीक है, चलिए, आई होप यहाँ तक हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। While the Congress consolidated its position and Indira Gandhi assumed a position of unprecedented political authority, the spaces for democratic expression of people's aspiration actually shrank. ठीक है, अब कांग्रेस में इंदिरा गांधी किसी की सुनती नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी की चलती। ठीक है, तो the popular unrest and mobilization around issues of development and economic deprivation continued to grow. फैक्ट दैट मैटर, ये कुछ नहीं है, बकवास है। ठीक है, यहाँ पर अपना जो है वो चैप्टर हो जाता है यहाँ पर खत्म। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज वाली क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। लेकिन जाने से पहले आप लोगों में से किसी को भी अगर मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं khan.ayub@adda247.com पर, और मेल करके बोल सकते हैं कि सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो, क्लास 12 के मैं ऐड कर दूंगा, सारी की सारी PDF आप लोगों को यहीं पर मिल जाएगी। अगर आप लोगों को हर एक चीज़ डिटेल में पढ़नी है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़नी है, बोर्ड्स और CUT दोनों के लिए पढ़नी है, तो आप लोग महापैक में ज़रूर एनरोल करना। सर महापैक में क्या पढ़ाया जाएगा? आप लोगों को इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, स्ट्रैटेजी के क्वांट्स, रीजनिंग जैसे 11 अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जो कि आप लोगों को बोर्ड्स और CUT दोनों में हेल्प करेगा और आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी तक आप लोगों को पहुँचाएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने जो यूनिवर्सिटी एम करी है वहाँ तक आप लोगों को पहुँचाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि महापैक कब तक चलेगा सर? ये महापैक तब तक चलेगा जब तक कि CUT 2025 का आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। दो चीज़ें, ठीक है। प्लस सर ये महापैक लेने के लिए कोई डिस्काउंट वगैरह भी है? हाँ बिल्कुल डिस्काउंट है। डिस्काउंट के लिए आप लोगों को एक कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि है Y742। Y742 इस्तेमाल करते ही 17% से लेकर 20% तक का भारी डिस्काउंट आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, जिसको भी महापैक वगैरह परचेस करना है आप लोग मुझे मेल करिए और बोलिए कि सर हमें परचेस करना है। किस तरीके से परचेस करते हैं खुद भी कर सकते हो आप लोग, कोड आप लोगों को यही लगाना है लेकिन। ठीक है, और अगर आप लोगों को मेरी हेल्प चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हो, मुझे मेल करके बोल सकते हो कि सर हमें क्या करना है, बैच लेना है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हाँ अड्डा 24/7 का ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना आप लोग। ठीक है, इसका ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, और ये ऐप आप लोग डाउनलोड करोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, प्लस
किस तरीके से बैच ले सकते हैं, तो बैच लेने के लिए अपने कुछ नहीं करना है, अपने को जाना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। तो यहाँ जाइए गूगल बाबू के पास और गूगल बाबू को बोलिए कि गूगल बाबू अड्डा 24/7 चला दे। जैसे ही अड्डा 24/7 लिखोगे वेबसाइट आ जाएगी, वेबसाइट पे क्लिक करेंगे अपन। जैसे ही क्लिक करेंगे ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर क्लिक करेंगे, CUT यूजी के ऊपर क्लिक करेंगे, CUT आर्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जाएंगे अपन ज़रा नीचे, तो आपने वो दिखाई देगा कि अपने पास 2 महापैक है, ठीक है। CUT महापैक विद बुक्स, CUT महापैक विदाउट बुक्स। सर दोनों में क्या डिफरेंस है? सिर्फ बुक्स का डिफरेंस है, क्लासेस वगैरह सब कुछ सेम है, ठीक है। CUT 2025 तक चलेगा, ये 2025 का एग्ज़ाम होने तक चलेगा, ठीक है। तो कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। रिवीजन मतलब सिलेबस खत्म होने के बाद दोबारा सिलेबस करवा जाएगा, सिलेबस खत्म होने के बाद दोबारा सिलेबस करवा जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ते हैं अपन इसमें, ठीक है। बोर्ड CUT दोनों की तैयारी करते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, सिलेक्शंस भी ये वाला बैच देता है, ठीक है। मान लो आप लोगों को ये वाला बैच देना है, लेना है, कौन सा? CUT महापैक का विदाउट बुक्स वाला। तो ये हम लोग दिख रहा है कि 13,882 रुपये का है। इसको थोड़ा सस्ता करते हैं, यहाँ जाते हैं Y742 लिखते हैं और इस पर अप्लाई कर देते हैं। जैसे आपने अप्लाई करा 2,360 रुपये अपने बच जाएंगे। अपने को ये वाला बैच सिर्फ और सिर्फ 11,552 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बैच रहने वाला है आप लोगों के लिए। जिसको भी चाहिए आप लोग मेल कर देना मुझे। और अगर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बुक्स वाला लेना है तो बुक्स वाला भी ले सकते हो आप, है ना। आप लोग जाइए यहाँ पर और आप लोग बुक्स वाला लीजिए। बुक्स वाला देखो कितना प्राइस दिखा रहा है ये हम लोगों को। तो ये हम लोगों को प्राइस दिखा रहा है 16,823 रुपये का। बाय नाउ पे जाइए, इसको सस्ता करिए थोड़ा सा, Y742 लगाइए, अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करते ही 2,860 रुपये अपने बच जाएंगे। अपने को ये वाला बैच 13,963 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। 13,963, लेकिन चलेगा पूरा साल। बहुत फ़ायदा देगा ये आप लोगों को, ठीक है, बोर्ड्स में भी और CUT में भी। आशा करता हूँ आज वाली क्लास आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए। बहुत सारा प्यार और ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेकर, टॉपिक्स लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आज वाली क्लास आप लोगों को कैसे लगी। मिलते हैं अपन, तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।